हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समास। आप सभी जानते हैं कि समास एक ऐसा शब्द है जो हर परीक्षा में, कोई भी परीक्षा हो जिसमें ऐसा एक भी प्रश्न ना आए कि उसमें समास न आए, तो समास का सबसे पहले आप प्रश्न देखना। तो चलिए आज हम समास को शुरू करते हैं। आप भी जानते हैं कि कितनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें कोई रिव्यू दें। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आज समास केवल 5 मिनट में ख़त्म करेंगे। चलिए तो वीडियो को देखते हैं। तो आप चैनल पर बने रहिएगा। तो समास में क्या होता है कि दो शब्द जुड़ करके कोई नया शब्द बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो समास के लिए एक धांसू ट्रक देखिए। जिस इस शब्द को ए आ ता का दृदव यानी 6 अक्षर है, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 अक्षर को आप क्रम से लिख लेंगे। जिस तरह से क्रम से लिखा गया है उसी तरह से आप इनको याद करेंगे। इससे आपके सारे समास केवल एक बार में तैयार हो जाएंगे। चलिए तो ट्रिक क्या है? पहला आ यानी एक नंबर पे लिखा आ, तो आ से होता है अव्ययीभाव समास। दूसरा नंबर पे लिखा ता, तो ता से तत्पुरुष समास। तीसरा लिखा का से होता है कर्मधारय समास। चौथे नंबर पे लिखा है द्विव से यानी द्विगु समास। 5वें नंबर पर लिखा है द्वा से द्वंद्व समास। 6वें नंबर पर लिखा है वाह से मतलब होता है वही बहुब्रीहि समास। चलिए किस क्रम में लिखा गया तो आप देख सकते हैं। तो पहला है आ, इसको पहले नंबर पर लिखा है। तो अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति या जिसमें उपसर्ग लगा हो तो वो कहलाता है अव्ययीभाव समास। इसी कारण इसे पहले स्थान पर लिखा। अब दूसरे स्थान पर लगा तत्पुरुष समास, जो इसको दूसरे नंबर पर लिखने की वजह है कि इसका दूसरा पद प्रधान है, इसलिए इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब तीसरे स्थान पर लगा कर्मधारय समास। तो तीसरे स्थान पर लिखने का मतलब है कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? कर्मधारय समास पहला पद क्या करता है? दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो समास में दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो इससे को प्रथम पद या पूर्व पद भी कह सकते हैं, और इसको कहते हैं दूसरा पद या उत्तर पद कहते हैं। चलिए अब इसका लिखा द्विव से होता है द्विगु समास। इसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाची, कोई गिनती आएगा, वन यानी 1 2 एकानन या दोराहा तिराहा, ऐसे यानी सबसे पहले क्या आएगा? संख्या आएगा। चलिए तो 5वें नंबर पे लगा हमने द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान नहीं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण, सीता और राम या सीता गीता, जिसमें क्या हो? दोनों पद प्रधान होते हैं। चलिए 6वें नंबर पर लगा बहुब्रीहि समास। अब ये द्वंद्व समास से थोड़ा सा चेंज है कि इसमें दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद या तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे दशानन। तो दशानन में के सुनने से हमें समझ में आता है कि रावण है, यानी कोई तीसरा नाम समझ में आ रहा। तो ना तो इसमें इसका होता है 10 आनन, जिसके 10 आनन है, अर्थात कौन होगा? रावण। तो बहुब्रीहि समास में होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। चलिए तब इन समासों को हम उदाहरण सहित विस्तार से समझेंगे। आप एक बार समास को देख लेंगे इस वीडियो को, तो आप कभी भी समास को भूल नहीं सकते हैं। केवल हमें क्या करना है? इस ट्रिक को बस याद करना है कि अतक दृदव, जिस तरह से हमने क्रम से लिखा उसी तरह से आप क्रम से इसकी बात कर लें और क्रम से इसकी परिभाषाओं को तैयार कर लें। तो पहला समास है अव्ययीभाव समास। तो इस समास में पहला पद अव्यय कैसा, यानी पहला पद प्रधान होता है, अव्यय होता है, यही प्रधान होता है। तो भरपेट, पहला है भरपेट, तो पेट भरकर। दूसरा उदाहरण है यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। तो आप देखते हैं पहले क्या लगा है? इसमें उपसर्ग, सभी में उपसर्ग लगे हैं। इसमें यथा है, इसमें भर है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है प्रतिदिन, हर दिन, इसमें प्रति उपसर्ग लगा है। तो जिसमें क्या लगा हो? उपसर्ग लगा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं।
चलिए दूसरा उदाहरण है आजन्म, जन्म भर। तीसरा आजीवन यानी जीवन भर या जीवन पर्यंत। चलिए अब नेक्स्ट आमरण, मरण तक यानी जीवन पर्यंत, जब तक वो मरे ना। चलिए बीचों बीच, बीच ही बीच में। चलिए नेक्स्ट यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो इतने एग्जाम्पल आपको दिए गए, इनमें से आपका कोई भी एक एग्जाम्पल परीक्षा में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरे नंबर का। चलिए दूसरा समास तत्पुरुष समास। इस समास में प्रथम पद गौण तो द्वितीय पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अभी आपने देखा तो दूसरे नंबर पर था, इसलिए इसका दूसरा पद प्रधान था। इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक तथा अन्य आधार पर तत्पुरुष के निम्नलिखित भेद होते हैं। तो इसमें हमें देखना है कि कारक लग जाते हैं इसमें। तो कर्म तत्पुरुष यानी जो आता है कर्ता ने कर्म को कर से संबोधन काकी के संबंध हरि में पर। तो ये सारी जो विभक्तियाँ होती हैं कारक के वो सभी आ जाते हैं। तो पहला कर्म तत्पुरुष को परसक विभक्ति कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे चलिए तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। कर्म तत्पुरुष तो बस चालक, बस को चलाने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। तो इसमें हम देखते हैं क्या है, इसमें कर्म आ रहा है। उसका कर्म क्या है, बस को चलाने वाला, तो उसका कर्म है बस को चलाने वाला है। दूसरा गगन चुंबी, उसका क्या काम है, गगन को चूमने वाला है, यानी इसमें कर्म वाला तत्पुरुष है। स्वर्ग को प्राप्त, यानी इसमें कर्म क्या है, उसका स्वर्ग को प्राप्त। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट करण तत्पुरुष, यानी कर्ता के बाद कर्म के बाद क्या आएगा, करण। इसमें क्या आएगा, से के या द्वारा पर सर का लोप होता है, तो इसमें से या द्वारा। चलिए तो समस्त पद और विग्रह क्या है, मदांध, मंद से, मद से अंध। चलिए रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित। तो इसके एग्जाम्पल आप ध्यान से देख लीजिए, यही सब कुछ आपकी परीक्षा में आएंगे। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। तो इसमें से तत्पुरुष समास में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में तत्पुरुष पूछा जाता है, क्योंकि इसमें कर्ता विभक्ति आ जाती है। जो कारक विभक्ति होती हैं वो सभी पूछी जाती हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। इसमें को के लिए पर सर्कल लोप होता है, इसमें क्या को और के लिए आएगा। चलिए तो देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, यानी जो भवन बना है वो किसके लिए बना है, परीक्षा के लिए। जो कड़ी बनी है वो किसके लिए बनी है, हाथ के लिए कड़ी बनी है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। हवन सामग्री, यानी सामग्री किसकी है, हवन के लिए है। और सत्याग्रह, तो सत्य के लिए क्या है, आग्रह, सत्य के लिए आग्रह किया गया है। तो इसमें क्या लगेगा, व्यक्ति के लिए या फिर को आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं अपादान, अपादान तत्पुरुष। इसमें से अलग होने का भाव, इसमें से क्या होता है, अलग होने का भाव, यानी इसमें से लगेगा। चलिए पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यानी व्यक्ति कैसा है, पथ से भ्रष्ट है, पथ भ्रष्ट। दूसरा ऋण मुक्त, तो क्या होना चाहिए, ऋण से मुक्त, यानी वो कर्ज से मुक्त है। किसी भी चीज़ से उसको अलग किया गया है या उससे उसको मुक्त किया गया है। तो जन्मांध, जन्म से अंधा। भयभीत, भय से भीत। तो इन सभी एग्जाम्पल को आप देखिए। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा संबंध तत्पुरुष। तो इसमें का, की, के और रा, री, रे, यानी संबंध का, की, के या रा, री, रे पर सर्गों का लोप हो जाता है। चलिए तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल हैं घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। का, की, के आना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए हमारा, का, की और के। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, हमारा की आ गया, यानी दौड़ किसकी है, घोड़ों की। पूंजीपति, पूंजी का पति, यानी उसके पास क्या है, पहले से पूंजी है, इसलिए उसका वो मालिक है, पूंजीपति। चलिए गृह स्वामी, गृह का स्वामी, यानी घर का मालिक। गृह स्वामी किसे कहते, घर का मालिक है, इसलिए उसका नाम है गृह स्वामी। चलिए
अगला प्रजापति, प्रजा का पति, यानी जो प्रजा होती है उसका पति क्या कहलाएगा, प्रजापति। इसलिए इसमें देखिए आप विभक्ति कौन आ रही है, संबंध कारक, तो का की के या रा री रे आएगा। चलिए नेक्स्ट अधिकरण, इसमें आता है में पर, में या फिर पर आता का लोप हो जाता है, जैसे समस्त पद और विग्रह। चलिए तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। शरणागत, शरण में आगत, यानी क्या होगा, वो शरण में आया होगा, शरणागत बोलते, शरण में आगत। चलिए नेक्स्ट आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, तो इसमें या तो में आएगा या फिर पर आएगा। तो आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। जलमग्न, जल में मग्न, यानी जल में क्या है, वो मग्न है। नेक्स्ट नीति निपुण, नीति में निपुण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो तीसरे नंबर का कर्मधारा है। तो पहला था अव्ययभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारा। तो कर्मधारा की परिभाषा पढ़ी थी कि पहला पद दूसरे पद की क्या करता है, यानी पहला पद है, ये दूसरा पद, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। इस समास में विशेषण का संबंध होता है। इसमें प्रथम या पूर्व पद गुणवाचक होता है। जैसे चलिए तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। समस्त पद और विग्रह, तो महात्मा, महान है जो आत्मा, यानी पहला पद क्या कर रहा, दूसरे की विशेषता बता रहा कि आत्मा कैसी है, महान है। चलिए स्वर्ण कमल, स्वर्ण का है जो कमल, तो हमारा पहला पद बताता है, स्वर्ण बताता है कि कमल, स्वर्ण का है कमल, कमल कैसा है, स्वर्ण का। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है, स्वर्ण का है। चलिए तीसरा नील कमल, तो नीला है जो कमल, तो ये बता रहा कमल कैसा है, पहला पद बता रहा कि नीला है। चलिए चौथा पीताम्बर, पीला है जो अंबर, यानी आसमान कैसा है, आसमान, या वस्त्र, वस्त्र कैसा है, पीला, पीला वस्त्र है। तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो क्रम से आपको समास दिया है उसी के हिसाब से हम चलेंगे तो हमारे सारे समास कंप्लीट हो जाएंगे, हमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है घनश्याम, घनश्याम, घन के समान श्याम, यानी पहला पद दूसरे पद की विशेषता है कि श्याम कैसा है, काला है। नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन, नयन कैसे हैं, कमल के समान। मुखचंद्र, मुखी रूपी चंद्र, यानी मुख कैसा है, चंद्र, मुखी रूपी चंद्र, तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। चलिए अगला चौथा समास, जिसको चौथे नंबर पर लगाता है द्विगु समास। तो द्विगु समास का पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक, गिनती आ जाए उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा कुछ गिनती आएगा तो हमें एकदम द्विगु समास लगा देना है। चलिए तो देखते हैं हम। इस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष होता है। जैसे चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं। चौराहा, चार राहों का समारा, चार राहों का समाहारा, यानी चार राहों का समूह, चार रास्ताओं का समूह, चौराहा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। देखो पहले में क्या आ गया, चार, फिर आ गया तीन, नवग्रह 9, फिर त्रिवेणी में 3, यानी सभी में पहला पद क्या आ रहा है, संख्यावाची आ रहा है। तो त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, त्रिवेणी, 3 बेड़ियों का समूह, पंचवटी भी लग सकते हैं, 5 वृक्षों का समूह। इस तरह से हम द्विगु समास को एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि इसमें पहला पद क्या रहा, संख्यावाची। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो हमारा नेक्स्ट समास 5वें नंबर का है द्वंद्व समास, जिसकी परिभाषा हमने 5वें नंबर पर लिखने के कारण बताई थी कि इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व यानी दोनों पद प्रधान होते हैं तथा और या अथवा यदि आदि शब्दों का लोप रहता है। जैसे चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं क्योंकि ज़्यादातर हमें एग्जाम्पल से उसकी परिभाषा और क्लियर हो जाती है। तो आय व्यय, आय और व्यय, हमें ये भी बात ध्यान रखना है कि द्वंद्व समास के जो रहेंगे
उनके बीच में योजक चिन्ह रहेगा। योजक चिन्ह या जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं डैश, डैश के द्वारा दर्शाया गया। तो क्या है आय व्यय, आय और व्यय, माता पिता, माता और पिता, इसमें दोनों पद प्रधान है, पहला पद और दूसरा पद, या पूर्व पद या उत्तर पद, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे कहते हैं हम द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं हम द्वंद्व समास। आय व्यय, इसमें आय भी प्रधान है, व्यय भी प्रधान है, माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, तो क्या हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास, माता भी प्रधान और पिता भी प्रधान। तीसरा भीम अर्जुन, तो इसमें भीम भी प्रसिद्ध प्रधान है और अर्जुन भी प्रधान है, तो बीच में और शब्द भी लगा, और या भी हो सकता है। चलिए अगला है अन्न जल, तो इसमें अन्न भी प्रधान है और जल भी प्रधान है, तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व समास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला 6वें नंबर का समास है बहुब्रीहि समास। इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि समस्त पद किसी अन्य के विशेषण का कार्य करता है और यही तीसरा पद प्रधान होता है। तो इसमें क्या होता है पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तो पहला पद और ना पहला पद और ना दूसरा पद, अपन कह सकते दोनों पद प्रधान ना होकर के कौन पद प्रधान होता है तीसरा। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिखेंगे दशानन, दशानन, तो 10 हैं आनन, 10 है आनन, अर्थात क्या हो जाएगा रावण। तो इसमें ना तो 10 प्रधान है ना आनन प्रधान है बल्कि कौन प्रधान है रावण, तीसरा पद प्रधान है। तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा होती है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान ना हो करके कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। चलिए अब इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए तो इसके एग्जाम्पल हैं दशानन, 10 है आनन मुख जिसके अर्थात रावण, न 10 है प्रधान न आनन अर्थात रावण प्रधान है। दूसरा एग्जाम्पल है चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु, तो ना तो इसमें 4 प्रधान है ना भुजाएं प्रधान बल्कि कौन प्रधान है विष्णु। तीसरा लंबोदर, लंबा है उदर, लंबा है जिसका पेट अर्थात श्री गणेश। जैसे ही हम लंबोदर का नाम लेते हैं तो हमें तुरंत समझ में आने लगता है कि ये गणेश जी की बात हो रही है, तो इसमें कौन प्रधान है गणेश जी। चक्रपाणि, चक्रपाणि के नाम सुनकर हमें आ जाता है किसका नाम विष्णु, यानी जिसके चक्र है पाणे, जिसके हाथ में चक्र है अर्थात विष्णु। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव। तो बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल के नाम सुनते ही हमें तीसरे पद का बोध हो जाता है, इसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। चलिए तो कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास के कुछ एग्जाम्पल मिलते जुलते हैं, उनको हम देखते हैं। नीलकंठ, नीला है जो कंठ कर्मधारय समास का है, इसका कंठ क्या नीला अर्थात इसमें नहीं आ रहा इसलिए क्या में आ जाएगा कर्मधारय समास में। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव बहुब्रीहि, तो बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो दोनों जगह पूछे जा सकते हैं। पीताम्बर, पीला है जो अंबर अर्थात कर्मधारा में भी चल जाएगा, और पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। यदि हम अर्थात लगाएंगे तो बहुब्रीहि समास में जाएगा, यदि वो अर्थात नहीं दे रहा तो कर्मधारय समास में भी लिख देंगे। चलिए देखते हैं आगे। चलिए तो आज हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज के पूरे वीडियो में हमने समास पूरा एकदम A to Z समझा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आएंगे। चलिए तो तब तक के लिए आप हमारे वीडियो का इंतज़ार कीजिए। चलो तो जो हमारे नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको संधि पूरा विस्तार से समझाएंगे। चलिए वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में दूसरों को शेयर करें।